जो आपको देना है, जो आपने जवाब देना है। आपका नेट की दिक्कत है। ज़्यादा स्लो हो जी, ज़्यादा स्लो हो जी नेट। वाईफाई हो गया। हाँ, आप वाला वाईफाई कनेक्ट करा था। आप वाला वाईफाई या आप वाला वाईफाई नेट कनेक्ट करा था जी, वो बिल्कुल स्लो है। जो पे ओबीएस से डाटा भेज रहे हैं ना, वो आ नहीं रहा, नो डाटा। ध्यान दे, मोबाइल का कनेक्ट कर लो। इसमें बड़ा नेट जी अपने यहाँ पे। चालू करिए, स्क्रीन चालू रही तो नेट चालू है। हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी किसी न किसी रूप में एचएसएससी से जरूर जुड़े हुए हैं। तो आज जो भी आपने सवाल कर रखे थे वीडियो के नीचे, आप बार बार पूछते हो कि सर वो क्या होगा, सर वो क्या होगा, तो आज भाई जो एचएसएससी के चेयरमैन साहब हैं उन्हीं के पास आए हैं। और सबसे पहले बता देता हूं कि नेचर बहुत अच्छा है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि सर से पहली बार मिलने जाएंगे और इतनी रिस्पेक्ट और प्यार से बात करेंगे। तो सर, पहले तो आपको बधाई, आपने ये पद ग्रहण किया और उम्मीद है बहुत अच्छा होगा आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर जी, सबसे पहले तो आप इस पद पर आए हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अब कुछ ना कुछ सुधार के रूप में क्या देखने को मिलेगा बच्चों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो आगामी हमारी परीक्षाएं पदों के लिए हो रही हैं उसकी तैयारी वो लगन से मेहनत से करें और सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर और मेरे ऊपर वो पूरा विश्वास कर सकते हैं। मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि वो पूरा विश्वास कर सकते हैं योग्यता पर, मेरिट पर, पारदर्शिता पर। अब कोई अंकी शंकी नहीं चलेगी, पूरी का पूरा मेरिट और योग्यता को प्राथमिकता मिलेगी। और आपने शायद थोड़ा सा जो एक्शन मोड है एचएसएससी का देख लिया हुआ, जब से सर ने पद संभाला है बहुत चीजें बहुत अच्छी हुई है, जो कभी उम्मीद नहीं की थी पहले बच्चों ने। अभी आप आंसर की का एग्जाम्पल लगा सकते हो, 24-25 का एग्जाम होता है और 26 को आपको आंसर की देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और आगे भी सर ने, जैसे भाई 5-10 मिनट हमने पहले बात की है, बहुत अच्छे अच्छे जो इशारे हैं सर के पास, पॉइंट है उन चीज़ों को, और बहुत जल्द उन चीज़ों पर भी खरा उतरने वाले हैं। सर, युवाओं के बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ आज। जी जरूर पूछिए। तो सर, सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस की भर्ती हमारी मुख्य भर्ती है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस का मैटर है। ईडब्ल्यूएस को एज में छूट दे दी गई है, लेकिन जब फॉर्म भरा गया स्टार्टिंग में, हाइट में और चेस्ट में हम जब कम हाइट डालते तो एक्सेप्ट नहीं होता था, लेकिन जब फार्म की लास्ट डेट आई तब हमारा कम हाइट में भी ईडब्ल्यूएस का फार्म एक्सेप्ट हो गया। क्या ईडब्ल्यूएस को हाइट में छूट है, चेस्ट में छूट है जी? जब हमने आवेदन शुरू किए थे इस पद के लिए, तो तुरंत हमने डीजीपी हरियाणा को एक चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि जो भर्ती है, जो डिपार्टमेंट के पैरामीटर्स हैं, वह वही डिपार्टमेंट तय करता है जिसकी वह भर्ती होती है। हम उसमें कोई क्राइटेरिया में, क्वालिफिकेशन में या पैरामीटर में कोई चेंज अपनी तरफ से नहीं करते। तो हमने डीजीपी साहब को चिट्ठी लिखी
कि आप ये बताइए कि ईडब्ल्यूएस को एज में छूट देनी है या नहीं देनी है, आपका एक्ट क्या कहता है, रिक्रूटमेंट एक्ट आपका क्या कहता है। उन्होंने हमारे को कहा कि ईडब्ल्यूएस में एज की छूट होगी। जो आपने सवाल किया कि जो पहले बच्चे भर रहे थे ऑप्शन उनका नहीं खुल रहा था, वो डिफ़ॉल्ट ही उनको जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा अगर उन्होंने ईडब्ल्यूएस भरा है। यानी कि हाइट हाँ, में भी एज में भी छूट है। जो भी छूट है हाइट में, एज में, चेस्ट में, जो भी उनको रिलैक्सेशन है वो उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। यानी कि भाई ईडब्ल्यूएस को हाइट में छूट है, ये सवाल बहुत सारे बच्चों का था। और इसके बाद सर जो बच्चों की प्रॉब्लम आपको बताई आती रहती है जी, बच्चे पूछने की कोशिश करते हैं, वो HSSC में टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कॉल नहीं लगती है, तो यहाँ पे भी सुधार की जरूरत है जी। आपने मेरे संज्ञान में ले आया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो चालू रहता है और वर्किंग डे में चालू रहता है। वो कई बार इतने कॉल आते हैं, हैंग हो जाता होगा या बिजी हो जाता होगा, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो हम उसको चेक करा लेते हैं और 2-4 सेट और लगवा देते हैं उसके, कि जो बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम वो ना आए, आगे ना हो। और सर जैसे आपने एग्जाम डेट तो बहुत सारी भर्तियों की दे दी, वो बहुत अच्छी है और युवा बहुत खुश, जैसे आया बच्चे खुश हो गए, लेकिन कुछ एग्जाम डेट ऐसी है जो आपस में क्लैश कर रही है। जैसे EPFO का एग्जाम भी 7 तारीख का है जी या 5 सितंबर का है, और उसी दिन अपना पुलिस का एग्जाम है, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा एग्जाम दे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? EPFO मीन्स UPSC ने एग्जाम लेना है। अच्छा, हाँ। देखिए, सब जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं वो अपना कैलेंडर, अपना शेड्यूल अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, और हमने इतना अर्ली बना के HPSC, UPSC, रेलवे या जो SSC है केंद्र की, सबको हमने कॉपी कर दी थी कि हमारी डेट्स ये हैं। और कोई ना कोई एग्जाम तो देखो क्लैश करेगा ही। हाँ, भी एग्जाम जब कोई कहेगा कि इस दिन ये तो यूपी में भी भर्ती है, तो इस सारी समस्या का हल तो हम नहीं कर सकते। हमने टाइम रहते हुए लगभग 1.5 महीने पहले अपना सारा शेड्यूल जो है वो डिस्प्ले कर दिया, बच्चे अपनी तैयारी उस हिसाब से करें तक कर दिया कि उसकी PST PMT की डेट भी दे दी। हाँ। कि उससे पहले पहले हम रिटर्न का टेस्ट का रिजल्ट देंगे और जो 5 गुना या 7 गुना लोगों को PMT PST पे बुलाएंगे, तो उसकी भी तिथियां हमने तो निर्धारित कर दी। तो उसमें एक बहुत बड़ा अमला सरकार का, हमारी एजेंसियां वो लगती हैं, तो चेंज का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमने अभी से 1 अगस्त से हमारा वो परेड ग्राउंड पंचकूला में वो सेटअप हमारा लग चुका होगा। अच्छा, और ये बहुत अच्छी बात थी कि भाई सर ने आते ही इतने बड़े एग्जाम शेड्यूल को सिरे चढ़ाया है, और इतना लंबा शेड्यूल दे दिया कि भाई फिजिकल कब होगा, रिटर्न का रिजल्ट कब आएगा, सारी चीजें आपको लगभग 6 महीने में। सर पुलिस की भर्ती कब तक उम्मीद है कि बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे? आज से जब उनका एग्जाम होगा, पूरे 2 महीने बाद उनकी ज्वाइन, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस बात को क्लियर किया था। एक मेरा इंटरव्यू सोशल मीडिया पे आया था, तो मैंने कहा था कि हम 30 से 35% जो है वो रिलेटेड सब्जेक्ट से संबंधित पूछेंगे। उसमें ऐसा है कि वो टेक्निकल प्रोफेशनल जो पोस्टें हैं उनके लिए ज़रूरी है वो, मतलब जो कॉमन परीक्षा, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन तो है नहीं, बच्चे ने तो कोई विषय स्पेशल इसमें इसके लिए नहीं पढ़ा, वो उनके लिए, जैसे टीचर है, फिजिकल एजुकेशन का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथ का है, किसी ने फार्मासिस्ट लगना है, स्टाफ नर्स लगना है, किसी ने ALM लगना है, तो उनके लिए तो एक निश्चित सिलेबस उन्होंने पढ़ा है। और उनकी मांग ये थी कि जिस पोस्ट पे सर हम जा रहे हैं, हम तो उसमें मास्टर होने चाहिए। GK में आपने पूछ लिया शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, हमने काम तो फार्मासिस्ट का करना है, तो लगभग हमारा सिलेबस निर्धारित हो, और वो मैंने निर्धारित कर दिया 30 से 35% जो है वो सब्जेक्ट से संबंधित होगा, जो टेक्निकल पोस्टें हैं और प्रोफेशनल पोस्टें हैं उनके लिए। जो कॉमन और पोस्टें हैं जो एक सिंपल ग्रेजुएशन भरी जाती हैं, वो उसमें वही पैटर्न GK, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो पहले थी वो ही सेम रहे। अब बच्चों ने तो बहुत कुछ चीजें अलग पढ़नी शुरू कर दी थी सर, आपकी एक स्टेटमेंट से।
बच्चों ने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने पर्सन है, नई नई बुक खरीद ली, नए नए पता नहीं कितनी क्या क्या चीज़ें बदली है। और सर ने बिल्कुल यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भर्ती स्पेशल क्वालिफिकेशन पे होती है, जैसे MPSW वगैरह है, उनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, तो वहाँ पे 30-35% MPSW के क्वालिफिकेशन से जुड़े आएंगे। लेकिन जो नॉर्मल भर्तियां हैं जिनमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, उनमें स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसा कुछ भी पैटर्न नहीं है। ठीक है सर, ऐसे ही ना। और एक सर कट ऑफ जो है वो हर स्टेप पे नहीं बताई जाती भर्ती की, रिटर्न में तो दिखा दिया लेकिन आगे के स्टेप है वहाँ पे रोक दी गई, तो बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मेरा क्यों नहीं पड़ा उसमें उसके, क्योंकि जो OMR सीट आती है या आंसर की आती है उसके हिसाब से बच्चे के नंबर कई बार क्या आते हैं, उसको लगता है कि ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि उसको कट ऑफ का नहीं पता है तो वो कंफ्यूज होता है, फिर वो कोर्ट केस करता है या फिर HSSC में आता है। तो इस बारे में आप क्या करने वाले हैं? ऐसा कट ऑफ तो जो है ना वो फाइनल रिजल्ट के साथ ही बताई जाती है, उससे पहले कट ऑफ बताना संभव नहीं होता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ हम नहीं बता सकते, क्योंकि लगभग रिजल्ट जो है आउट हो चुका वो कर दिया हमने, तो उसमें फिर कई तरह की बातें चलती हैं। हम 3 गुना लोगों को बुलाते, उनके नंबर बता दिए तो रिजल्ट ही आउट हो गया ना, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, एलिजिबिलिटी का तो मतलब ही नहीं रहा ना। एलिजिबिलिटी तय होती है डॉक्यूमेंट से, तो वो हम फाइनल रिजल्ट के साथ कट ऑफ बताते हैं। और अब तो हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, मेरा प्रयास ये होगा जिस दिन फाइनल रिजल्ट आए मैं सिलेक्शन वालों के नाम तो कट ऑफ बताऊं, डिटेल रिजल्ट भी साथ के साथ डालूं। और जो आपने आंसर की बात की, फाइनल आंसर की भी उसी दिन डालूं कि इस आंसर की के आधार पर हमने रिजल्ट को तैयार किया है। बिल्कुल जी, इससे भी युवाओं को बहुत फायदा होगा जी, क्योंकि पहले क्या होता था, रिजल्ट आ जाता था फाइनल रिजल्ट और क्या पता 3 महीने बाद आंसर की दिखाई जाती थी, तब तक बच्चा डाउट में रहता था जी। तो ये भी आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया जी, ले लिया जी, आपके बहुत सारे स्टेप युवाओं के हित के। वैसे सर जैसे आपने पहले भी आप मेंबर थे HSSC में, अब आप इस पद पे आ गए हैं, तो आपकी नज़र में कितनी भर्तियां ऐसी है जो पेंडिंग है आज तक, और वो क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों सिरे नहीं चढ़ पा रही है जी? नहीं, भर्तियां जो है जो भी बकाया थी, जो हमारे पास सरकार की तरफ से डिमांड आ रही, रिक्वेजिशन बोलते हैं हम उसको, उनका प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। वो लगभग 25,000 पदों के लिए ये भर्ती होने जा रही है, जो हम 31 मार्च 2022 तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो सरकार की डिमांड रिक्वेजिशन आएगी उस पर काम शुरू कर देंगे। अच्छा सर, कभी ऐसा भी कि आगे का भी प्लान कर रखा हो कि आपने इतनी भर्ती, इन भर्तियों के बाद और भी निकालेंगे? जैसे पुलिस की भर्ती की बात करें, आप बता रहे हो कि 2 महीने में आप पुलिस लगा दोगे, इसके बाद क्या नई भर्ती की युवा यूनिट करें? 31 दिसंबर तक का तो देखो हमने शेड्यूल डाल दिया है। 13 जुलाई से 31 दिसंबर तक हमारा कोई ना कोई एग्जाम हर रोज है। हाँ जी। अब भी हमारा 2 तारीख से 20 तारीख तक 3-3 शिफ्टों में पंचकुला में एग्जाम हो रहा है। वो पोस्टें बहुत कम हैं, 4 पोस्ट, 5 पोस्ट, 10 पोस्ट, और उसके अगेंस्ट हमारे पास 250 एप्लीकेशन है, 500 एप्लीकेशन है। तो इस तरह के जो छोटा छोटा काउंट है उसका 2 से 20 तक हमारा हर 15 अगस्त को छोड़ के हर रोज एग्जाम है। चढ़ा दोगे? बिल्कुल चढ़ा देंगे। और जो जनवरी से हम PGT TGT जो हमारी एडवर्टाइजमेंट हुई है उसको सबको एक बार री एडवर्टाइजमेंट हम या रीओपन करने जा रहे हैं कुछ पोस्टों को। जैसे HTET के लिए अभी HTET का रिजल्ट आया, कुछ बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, मेरे को मिले, सोशल मीडिया के माध्यम से आप डिमांड की कि आपने PGT TGT की जो पोस्ट निकाली थी अब हमारा HTET हो गया, फ्रेश को भी मौका दें, तो हम 7 दिन के लिए उनकी भी रीओपन कर रहे हैं कि जिसने अगर कोई भरना चाहे तो वो टीचिंग वाली बात रीओपन होगी। रीओपन होगी। ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने कमेंट किया था कि भर्तियां रीओपन होगी या नहीं होगी, तो जो शिक्षक भर्ती है, जो टीचर भर्ती है, जिन्होंने अब HTET पास किया है, उनकी डिमांड थी और उनकी डिमांड पर ही चेयरमैन साहब ने या सरकार की तरफ से क्या है उनको रीओपन करने का फैसला लिया गया है। ये भी आपके हित में है। और सर जो IT इंस्ट्रक्टर की भर्तियां हैं वो भी लंबे समय से पेंडिंग है, कुछ के तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बात आके अटकी हुई है, कुछ के एग्जाम पेंडिंग है। तो इस बारे में सर, इस भर्ती के बारे में ऐसा है, वो हमारी जो भर्ती है 12/19 एडवर्टाइजमेंट नंबर है, उस सारी ही भर्ती पर उसमें लगभग 90 प्रकार के इंस्ट्रक्टर की कैटेगरी है। हाँ जी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमने कुछ का पोस्टों के लिए एग्जाम ले लिया, कुछ की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया। इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय का एक जजमेंट आई और उसमें स्टे कर दिया
रिजल्ट पे ही स्टे नहीं किया, ना हम एग्ज़ाम ले सकते, ना हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो वो पूरे प्रोसेस पे ही रोक है और वो शायद 13 या 14 अगस्त को लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय जो है वो बच्चों की, आयोग की भावनाओं को समझेगा और शायद स्टे हट जाएगा, उसको भी फिर हम स्पीड अप कर देंगे। तो सर क्या आपको लगता है क्योंकि लंबे समय की ये भर्ती है और बहुत आपके नेतृत्व में अब ये भर्ती जल्द इसको कहीं ना कहीं या तो इस साइड हमने सरकार से भी और माननीय उच्च न्यायालय से भी अपने रिप्लाई में ये कहा है कि बच्चे ये लगे हुए हैं कि पहले हमारे को परमानेंट करो और उसके बाद भर्ती करो आप। तो हमने सरकार को कहा है कि जितने बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं हम उतनी पोस्टें छोड़कर बाकी पदों के लिए भर्ती कर लें और उनका डिसीजन कोर्ट करे कि उनको परमानेंट करना है या नहीं करना है। और जो जैसे 3000 हमारे पास पोस्टें हैं और 700 लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि 2300 का तो रिजल्ट आए, 700 का फिर आ जाए, या हम वेटिंग से उठा लें 700 को। तो वो उच्च न्यायालय ने इस पे संज्ञान लेना है। अगर वो सहमत हो जाती है तो हम पूरी स्पीड के साथ करेंगे। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इस भर्ती में, क्योंकि बच्चे हर रोज मेरे को मिलते हैं और इतनी लंबी खिंच गई है, कुछ बच्चे तो ओवरेज होने वाले हैं। तो सर ओवरेज की बात आपने बताई, यहाँ पे एक सवाल बच्चों का आया था, जैसे आज तो हरियाणा पुलिस में बच्चे की एज है, लेकिन हो सकता है भाई भर्ती को 6 महीने 2 महीने लग जाए, उस टाइम उसकी एज ना हो, तो क्या बच्चा वो एलिजिबल रहेगा? क्या वो बच्चा लग सकता है नौकरी में? रिटर्न टेस्ट है, हम एज का कैलकुलेशन उस दिन नहीं करते। हम अपनी एज, जिस दिन हमारी फार्म भरने की लास्ट डेट थी, क्या उस दिन फार्म था, उसकी एज पूरी थी, चाहे वो 5 साल पहले क्यों ना हो, वो एलिजिबल होगा। एज का कैलकुलेशन हम फार्म भरने की डेट तक करते हैं। ठीक है, यानी कि भाई यदि आपकी उम्र फार्म भरते समय ओके थी, तो आप यदि 5 साल बाद भी आपकी भर्ती होती है तो भी आप एलिजिबल होगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। सर ग्रुप डी की भर्ती शायद मैंने आपसे पूछा ही था, वो आपके अभी नॉलेज में नहीं है। एक सर बारे बच्चों को सीईटी फार्म में फैमिली आईडी में क्या है, 2 ही बार हम ठीक कर सकते हैं, और फैमिली आईडी में बहुत सारी गलतियां हैं, जो आपने भी शायद इस चीज़ को देखा होगा। तो सीईटी के फॉर्म में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होने लग रही है, तो इस सिचुएशन बच्चे क्या करें जी? ऐसा है, जो फैमिली आईडी से जोड़ा हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन को, तो मेरा उन सभी बच्चों से जो इसके लिए भर रहे हैं या उन जिनका भरा नहीं जा रहा, वो अपना PPP में पहले करेक्ट करें। और हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी कुछ बच्चा एडिट करना या डिलीट करना चाहता है, हम अपनी फार्म भरने की आखिरी तारीख के बाद 1 सप्ताह का टाइम बच्चों को देंगे कि वो अगर कोई अपडेट करना चाहता है अपने फार्म में, अपनी क्वालिफिकेशन में, अपनी कैटेगरी में, अपनी दिन का टाइम देने जा रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि उस समय रहते हुए अपना PPP की जो जानकारी है उसको भी वो अपडेट कर लें। ठीक है जी। और सर जैसे फॉर्म भरते समय हमसे कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, जैसे नाम राजेश है, उसमें लास्ट में गलती से मेरे से एच ना लगे, या मेरी डेट ऑफ बर्थ महीने वाली थोड़ी आगे नीचे हो जाए, तो सर उस सिचुएशन में क्या होता है? क्या उसको प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ती है या उसका प्रोसेस चलता है नॉर्मल? अभी मैंने बताया ना आपको, 7 दिन का टाइम देंगे हम अपग्रेडेशन करने का। अगर आपसे कोई गलती होगी जाने अनजाने से, या जो भी आप अपडेट करना चाह रहे हैं अपने फार्म में, 1 सप्ताह का टाइम मिलेगा उसके लिए। नहीं सर, जैसे हरियाणा पुलिस में कुछ बच्चों के फार्म गलती से गलत भरे गए हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ उसकी 15/8/2000 थी, गलती से उसने 16/8/2000 कर दी, इस सिचुएशन में क्या होगा? वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा, वो एक एफिडेविट ले आए और एक अपनी एज का प्रूफ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र जो CMO से जारी होता है, हम उसमें करेक्शन करके ठीक कर देंगे उसको। अच्छा, यानी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती, आप उसको उसकी प्रॉब्लम को समझते हो। और सर एक ALM की भर्ती है, एक एग्जाम तो उसका हो गया था और दूसरी शिफ्ट के बच्चों का आपने कैंसिल कर दिया था वो किसी कारणवश, तो उस एग्जाम को बच्चे कंडक्ट करवाने के लिए शायद बार बार आपके द्वार पे भी आ रहे होंगे और बोल रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम हो इस बार, ताकि जो चीज़ें गलत हुई थी वो ना हो। तो इस बारे में सर ALM का एग्जाम कब होने की उम्मीद है? अभी हमने सारे एग्जाम का शेड्यूल जारी किया हुआ है, तो हम ये देख रहे हैं, हमारे संज्ञान में आया, बच्चे भी हमारे को मिले। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे शेड्यूल में कोई ऐसी है जिसमें हमने शेड्यूल ना किया हो अपना,
और जो कोई तारीख बची हुई होगी बीच में सितंबर या अक्टूबर को में जो हमारे एग्जाम कैंसिल हुए हैं उनको हम प्राथमिकता के तौर पर रखेंगे, जिसमें आपने जो ALM का जिक्र किया ये कैटेगरी भी शामिल है। यानी कि जो भर्ती बीच में एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे उनकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं एग्जाम शेड्यूल के बीच में कहीं ना कहीं यदि पॉसिबिलिटी है तो वो हो जाएंगे, वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है भाई कि जो ALM वाले बच्चे हैं या और भी कुछ जैसे फीमेल सुपरवाइजर की थी उनके एग्जाम भी बीच में हो जाएंगे। और सर जैसे करंट अफेयर एक बच्चों की बिल्कुल पर्सनल बात है, करंट अफेयर पढ़नी पड़ती है बच्चों को, वो कितने टाइम की पढ़नी चाहिए बच्चों को सर, यदि आप बताना चाहो तो? भाई जैसे अब एग्जाम है तो उसको 1 साल पुरानी तक पढ़नी चाहिए, 6 महीने की पढ़नी चाहिए? ऐसा है, करंट अफेयर्स, GK और इतिहास तीनों चीजें आपस में मिले हुए हैं। हाँ जी, आज कोई चीज करंट की है, करंट अफेयर है, कल वो GK का पर्सन होगा, परसों वो इतिहास बन जाएगा, तो वो तो पढ़नी सारी पढ़ेंगी। बिल्कुल जी, करंट वाला का भी तो इतिहास बनाएगा। चलो, और इसके बाद सर एक और जो फूड इंस्पेक्टर या फूड सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी, इनमें से एक भर्ती आज भी पेंडिंग है सर, बहुत पुरानी बताते हैं बच्चे, ये आपके नॉलेज में है? फूड एंड सप्लाई के सब इंस्पेक्टर की भर्ती हमारी कंप्लीट होगी, बच्चे ज्वाइनिंग कर चुके। जो इंस्पेक्टर की भर्ती है वो रहती है, 9 क्वेश्चनों पर बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था। अच्छा। कि ये 9 क्वेश्चन गलत हैं या इनके आंसर जो HSSC ने दिया है वो ठीक नहीं है, हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन है, और विद प्रूफ दिए बच्चों ने। इसी दौरान ये केस बच्चों ने कोर्ट में कर दिया, हाई कोर्ट में। अगर कोर्ट हमारे को उन बच्चों की बात को मान लेता है तो हम उस रिजल्ट को रिवाइज कर देंगे। हमने इंटरव्यू लिए हुए हैं, अगर इस दौरान कोई बच्चे ऐसा क्वालिफाई हो गया जो पहले हमने फेल कर रखा था और उसका क्वेश्चन अब सही मिल गया, तो 5, 10, 20 बच्चे अगर इंटरव्यू के लिए भी हमने बोले, इस भर्ती की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप जल्दी देने का प्रयास करेंगे। यानी कि ये भी आपके फाइल आपने ओपन कर रखी है इसके भी? और फाइल ओपन कर रखी है, इसकी डेट शायद अक्टूबर में उच्च न्यायालय में लगी हुई है, उसके लिए भी हम एक CM डाल रहे हैं कोर्ट में कि इसकी जो हियरिंग है वो जल्दी की जाए, और जो भी जजमेंट है आप उसको रिजल्ट को रिवाइज करना चाहते हैं या हमारे ही रिजल्ट को जो हमने पहले रिजल्ट तैयार किया उस पे आप स्टैंप लगाते हैं कि ये ठीक है, जो करना है इधर ये सफर ना करें। सी या TGT PGT ये आगे भर्तियां आएंगी? देखो अभी तक डिमांड आई हुई है, ये आएंगी या नहीं आएंगी ये तो उस डिपार्टमेंट को पता होता है जिस डिपार्टमेंट की वो भर्ती है। हमारे को तो जब हमारे पास डिमांड आ जाती है या रिक्विजिशन आती है तभी पता लगता है कि इस फलाने पोस्ट की जो है वो डिमांड है। अब डिपार्टमेंट की बात मैं कैसे बता सकता हूँ? यदि सर आज की हम बात करें तो अभी आपके पास किस किस भर्ती के लिए मतलब डिमांड आई हुई है कि ये भर्ती हमें निकालनी आगे? अभी कुछ हमारी लगभग 22,000 पोस्टों के अगेंस्ट हमारे पास डिमांड आई हुई है। अच्छा। पर हमने सरकार को एक लेटर लिखा कि आप ये CET ले रहे हैं जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्या हम विज्ञापन कर दें? अगर हमने विज्ञापन कर दिया तो हमें पुराने पैटर्न पे भर्ती करनी पड़ेगी, अगर CET लागू होता है तो फिर नए पे करनी पड़ेगी। तो हमने सरकार से पूछा है कि क्या हम एडवर्टाइजमेंट कर दें जो डिमांड आई हुई है हमारे पास, या हम CET के बाद एडवर्टाइजमेंट करें ताकि आप नए नियम लागू हो पाए। अभी सरकार के जवाब का हमें इंतजार है और उसी जो सरकार का जवाब है भाई शुरू हो पाएगी। यानी कि 22,000 पद आए हुए हैं आपके पास? आए हुए हैं। चलो, ये आपको बताइए हरियाणा में जी तो क्लर्क भर्ती आने की भी कुछ है? अभी तक सरकार ने कोई ऐसी डिमांड या रिक्वेजिशन हमारे पास क्लर्क की नहीं भेजी, और वो क्लर्क और D ग्रुप को जो है ना सरकार ने कैडर बना दिया है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके पास कमी ना हो। डिपार्टमेंट में स्टाफ में तो हर डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, तो वो अपनी 3 महीने बाद 6 महीने बाद डिमांड तो आएगी आएगी। चलो ठीक है जी। एक सर जैसे कोई बच्चा ग्रुप D में लग गया, उसने 10 दिन नौकरी करके ग्रुप D की नौकरी छोड़ दी, अब उसने उस टाइम तो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का फायदा उठाया था 9 जॉब वाला, क्या अब उसको दोबारा नंबर मिलेंगे या उसके भाई को नंबर मिलेंगे इस चीज में 9 जॉब वाले, क्योंकि उसने नौकरी छोड़ दी? इस सिचुएशन में वो पढ़े छोड़ दी उसने, हमने उसकी सिलेक्शन कर दी और वो नॉन जॉब के क्राइटेरिया से बाहर हो गया, चाहे वो छोड़े चाहे वो उसको रखे, उसको
सोशो इकोनॉमी के नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसके परिवार को भी नहीं मिलेगा। उसके परिवार को भी नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, ये डाउट बहुत सारे बच्चों का था, मेरे हिसाब से सर ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद सर एक विमुक्त जाति है और उसमें HSS में ऑप्शन भी आता है, विमुक्त जाति भरते हैं तो हमें 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन सर वो कभी ना कभी किसी SC कैटेगरी में थी या BC कैटेगरी में थी, विमुक्त जाति। वहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि वो ना तो SC की कैटेगरी की होनी चाहिए, ना वो BC कैटेगरी की होनी चाहिए। तो सर इस सिचुएशन में बच्चा कंफ्यूज है कि उसको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कोई भी जो विमुक्त जाति है उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ये जातियां विमुक्त जाति में आती हैं। अगर वो जाति पहले से ही किसी SC या BC कैटेगरी में आ रही है तो उसको 5 नंबर का लाभ नहीं होगा, सिर्फ उसी जाति को होगा जो पहले से SC BC में नहीं है और वो विमुक्त जाति की श्रेणी में है। क्योंकि वो रिजर्वेशन में रिजर्वेशन नहीं मिल सकता ना कि एक तरफ तो वो SC का रिजर्वेशन ले और दूसरी तरफ वो विमुक्त जाति। अच्छा, जो शुरू से ही विमुक्त जाति है या अब सरकार ने बताया है उसमें जो लिस्ट में है उनको मिलेगा जी, उनको मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। और सर एक सिलेबस के बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, युवाओं ने मिलके या सोशल जो नेटवर्क यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उन्होंने आप तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। सिलेबस आज तक फिक्स नहीं हुआ या आपकी नॉलेज में ऐसा है कि सिलेबस फिक्स ही है हमारा ये? क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई मैथ में ये टॉपिक आएगा नहीं आएगा। जैसे और आप यूपी में PET देखोगे तो वहाँ उन्होंने एक एक टॉपिक बता दिया है, राजस्थान में भी ऐसा ही है सर। तो क्या बच्चे कभी ना कभी आपके नेतृत्व में ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि सुधार होगा इस सिलेबस के पॉइंट पे भी? देखिए ऐसा है, अभी जैसे शुरू में मैंने बताया कि जो सब्जेक्टिव पोस्ट हैं उसमें 30-35% सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। उसको हम जो GK है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स है, इकोनॉमी है, इस तरह से हमने क्वेश्चन डिवाइड किए हुए हैं। उनको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते कि इस तरह के पूछेंगे या उस तरह के पूछेंगे। हम ऐसा मुश्किल नहीं थी, किसी बच्चे का रोल नंबर गलती से गलत हो गया, उसने छेड़खानी नहीं करी, तो क्या वो MR शीट चेक होगी जी? बिल्कुल चेक होगी। बच्चे ने अगर अपना रोल नंबर गलत भर दिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अभी भी बच्चे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है वो आते हैं कि मेरा रोल नंबर गलत लिखा गया है मेरे से, या बब्बल मेरे से गलत भरे गए। तो अगर उसने अपना रोल नंबर गलत मांगी गई है तो हमारे पास उसकी जो OMR शीट है, हमारे पास उसका बार कोड है। हमारा जो सिस्टम है उसके बार कोड से उसमें उसका हिडन रोल नंबर, वो उसकी डिटेल छुपी हुई है, हम उससे रीड करते हैं, ना कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है। अगर आपका रोल नंबर गलत हो गया है कोई बात नहीं, आप उसके साथ छेड़खानी मत करें, उसको मत काटें। हम अपने बार कोड से उसकी रीडिंग करते हैं, ना कि आपने जो हमारे को प्रोवाइड की उससे। यानी इससे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक हरियाणा पुलिस के SI के फॉर्म भरे गए थे अभी, उसमें क्या था, बच्चों ने फीस काट दी, ई-ग्रास की वेबसाइट पे सक्सेस दिखा रहा है लेकिन HSSC की वेबसाइट पे अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। वो कई बार होता है, वो 15-20 दिन बाद भी जो है उनकी फ़ीस कन्फर्म हो जाती है। जिन जिन की फ़ीस कन्फर्म होगी, उन दिनों बैंक का सर्वर कुछ डाउन था तो वो 10-15-20 दिन में भी कन्फर्म हो जाती है। जिन जिन की कन्फर्म होगी सबका एग्ज़ाम होगा, सब एलिजिबल हैं। अभी आपको थोड़ी ही जान, हमारे पास जो पुलिस कांस्टेबल के है वो 5 लोगों की फीस कन्फर्म का एक नोटिस आ गया कि इनकी भी हो गई। अच्छा। तो पहले हमने 13 जिले रख रखे थे। जींद जिला हमने सिर्फ इसलिए रखा कि जिनकी फीस कन्फर्म हो गई है 13,000 बच्चों की, वो एग्ज़ाम से वंचित न रहें। हमने रोल नंबर और सेंटर अलॉट करने के बाद भी अब उन सभी बच्चों को जींद जिला अलॉट किया है, किसी को परीक्षा से वंचित बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपकी तरफ से पूरा सपोर्ट है बच्चों को, यदि कोई मेहनती बच्चा है वो पीछे नहीं रहेगा? बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिल्कुल खुले मन से, कोई फाई बात नहीं है। मैं 6 साल मेंबर रहा, अब मैं चेयरमैन था। इससे पहले तो मैं भी आप जैसा कैंडिडेट था, मैं भी हर रोज फॉर्म भरता था। वैसे आपने कभी HSSC का एग्जाम दिए थे जी? या मैंने एक बार 94 में जब मैं फ्रेश BA करके निकला था, तब मैंने नायब तहसीलदार का इंटरव्यू भी दिया था, टेस्ट भी दिया था,
और मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी। वो हाई कोर्ट ने भर्ती जो है वो क्वेश्चन कर दी थी, क्योंकि जो पहले से लगे हुए कानून थे उन्होंने कहा कि ये प्रमोशन की पोस्ट थी, इन्होंने डायरेक्ट भर्ती कर दी। तो मैंने जिस दिन से नायब तहसीलदार की मेरी भर्ती क्वेश्चन हुई, उस दिन के बाद मैंने कोई HSSC का फॉर्म नहीं भरा। आपकी नज़रें कहीं ऊंचे पद पे थे जी, जहाँ पे आप आज पहुंच गए हो। हाँ, शायद भगवान ने या मेरे संगठन ने, मेरी सरकार ने ये सोचा होगा कि इसको भर्ती ना करके भर्ती करने वाला बनाएंगे। आप लोगों की दुआएं होंगी और आप इससे भी बेहतर कर पाओ, वो भी हम दुआएं देते हैं जी आपको। ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो बच्चा है, यदि वो जनरल से ज़्यादा नंबर लेके आता है, फार्म उसने ईडब्ल्यूएस से भरा है लेकिन वो जनरल से ज़्यादा काउंट होगा वो। इस विषय में हमने चीफ सेक्रेटरी से इंस्ट्रक्शंस जो है वो मांगी हैं कि जब हर कैटेगरी में अगर कोई SC जनरल से ज़्यादा नंबर लेता है तो जनरल में चला जाता है, BC भी ऐसे ही चला जाता है, तो क्या EWS में भी जाना चाहिए? तो पहले जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि EWS भी जनरल की ही एक कैटेगरी है, वो जनरल में से ही आ रहा है, तो पहले उसको वो जनरल में नहीं जाता था। तो अभी हमने सरकार को चिट्ठी लिखी हुई है कि हम अभी एग्जाम ले रहे हैं, इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अगर वो जनरल में जा सकता है ठीक है, जनरल की और सीटें कुछ बढ़ जाएंगी तो सरकार की जो है इंस्ट्रक्शन का, CS की इंस्ट्रक्शन का हमने इंतजार है। अच्छा, अभी तक वो क्लियर नहीं है जी कि आप HSS की इन भर्ती में क्या करने वाले हो EWS के साथ। आपका अभी तक ये क्लियर है कि आप पुराने पैटर्न पे ही चलोगे फिलहाल? नहीं, वो जब तक ये रिजल्ट आने शुरू होंगे तब तक इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। और सर एक एडवर्टाइजमेंट 2/2015 की कैटेगरी नंबर 9 है JEE सिविल की, उसका मुख्य रिजल्ट आ चुका है, लेकिन SBC से जनरल में जो काउंट हो गया रिजल्ट आना है वो पेंडिंग है और बच्चे लगातार आपके यहाँ पे आ रहे हैं जी, और आज भी बच्चे मिले थे जी। वो कोर्ट में है मामला, कुछ बच्चों ने जाके उस पर स्टे ले लिया था, तो आज मेरे को पता लगा है कि जो कोर्ट है ने हमारे से कुछ जानकारी मांगी है कि आप ये जानकारी, हमने आज उसका रिप्लाई तैयार कर दिया है और हमारे जो सेक्रेटरी लीगल है, स्टाफ है, उसने वो कोर्ट में पेश कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो बचे हुए हैं बच्चे SBC के जो अब जनरल में चले गए हैं, उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। ठीक है जी। और सर कुछ बच्चों के ये कंप्लेन आई थी या रिक्वेस्ट मान लो आप, कि जैसे HSS 4 शिफ्ट में एक भर्ती का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो हो सकता है कि किसी 2 शिफ्ट का एग्जाम आसान आ जाए, कुछ का मुश्किल आ जाए, ये बच्चों का मानना है जी। तो बच्चे कहते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम HSS क्यों नहीं बनाता है? अब नॉर्मलाइजेशन हमने पीछे क्लर्क में JEE में किया था और अब की बार इसको पूरे प्रभावी रूप से करेंगे। नॉर्मलाइजेशन से ही रिजल्ट तैयार होगा। यदि जरूरत पड़ती है तो आप उसको अपनाते हो? जरूर अपनाते हैं, बिना जरूरत के भी। जो हमारा इवेल्युएटर है जो तैयार करता है, तो हम ये कहते हैं उसको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो कि 6 शिफ्टों में पेपर हुआ, 4 पेपरों में शिफ्टों में पेपर हुआ, कोई बच्चा ये नहीं कहे कि फलानी शिफ्ट का आसान था, फलानी शिफ्ट का मुश्किल था। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल करेंगे। अच्छा सर, एक कमांडो की भर्ती 2016 में आई थी, अब दोबारा फिर से निकाली वो नई एडवर्टाइजमेंट के साथ, यानी कि री एडवर्टाइजमेंट किया गया, और उसमें आपने लिखा था कि पुराने जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखे हैं उनको छूट मिलेगी, लेकिन सर एज में छूट नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी कमांडो की एज भी कम है, भर्ती की जो क्राइटेरिया है वो कम है। तो इस बारे में बच्चे बार बार कमेंट करते हैं। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि, क्योंकि हमारे पास जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो पुलिस डिपार्टमेंट ने निर्धारित की है। हाँ, और उसमें 18 से 21 उम्र है, 21 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो गया हो तो वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। तो हमने कभी नहीं कहा कि छूट मिलेगी, और इसमें मिलनी भी नहीं चाहिए। कमांडो है, वो स्पेशल भर्ती है। वो एक, अगर किसी ने छूट लेनी है तो वो एक एप्लीकेशन दे, मेल कांस्टेबल में उसकी छूट को शामिल कर देंगे, उसकी फीस को शामिल कर देंगे। पर इसमें अकॉर्डिंग टू DG जो का लेटर है उसमें एज में कोई। एक लास्ट सवाल है मेरा, उसके बाद आप जो मैसेज देना चाहो दे देना। जैसे आपने लगभग भर्तियाँ कन्फर्म कर दिया कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे, जो ग्राम सचिव है, पटवारी है, कैनाल पटवारी, इनका एक ही एग्जाम होगा, क्या इनमें भी धारा 12 जो पंचायती राज एक्ट है इनको पढ़ने की जरूरत है बच्चे को? क्योंकि पिछली बार आए थे जी एक्ट से